हेलो बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में ये वाली एक्टिविटी लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, जिसमें आपने देखा था कि मैग्नीशियम किस तरीके से बर्न हुआ था। आपको कुछ इसी प्रकार वाइट डिजलिंग फ्लेम नजर आई थी। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें किस टाइप का चेंज हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ चेंज हैज हैपेंड। सो बच्चों, हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम, ओके, जो आपने रिबन के फॉर्म में देखा था। और जब भी हम किसी भी चीज की बर्निंग करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बोथ आर कंबाइनिंग एंड फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। इफ यू रिमेम्बर, तो आपने देखा था यहां पर हमें उसमें व्हाइट कलर का पाउडर बाद में मिल रहा था। दैट व्हाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, यहाँ पे भी दिखा है पाउडरी ऐश। तो पाउडरी ऐश जो है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो बच्चों अब हमें यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो बेटे ये हो गई वर्ड इक्वेशन, क्योंकि वर्ड्स में हमने सारे नाम लिख दिए। देखो अब इसके बाद अगर हमें इसे इनके फॉर्मूला के इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं। बट वो लिखने से पहले एक आता है कि हम इसको लिटमस टेस्ट करें। जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है उसका हम करें लिटमस टेस्ट। तो लिटमस टेस्ट आप लोगों ने पढ़ ही लिया है लास्ट चैप्टर में कि एसिड और बेस का पता लगाने के लिए हमें लिटमस टेस्ट करना पड़ता है। सो यहाँ पर लिटमस टेस्ट करने के लिए वी नीड टू कलेक्ट ऐश। जो व्हाइट कलर का ऐश हमें मिला है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद, उसको हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में मिक्स करना है। देन वी नीड टू stir this mixture and the finally what we will be getting aqueous solution. ओके, अब इस aqueous solution के अंदर हमें दोनों टाइप के लिटमस पेपर को डिप करना है, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। नाउ डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तब क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन सा वाला रिएक्शन होगा वो हम देखेंगे। तो बच्चों एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो ये एक्वा सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा क्या बेसिक होगा। तो आप इतना याद रखें, यहाँ पे जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा दैट वुड बी बेसिक। ओके, सो हमें देखो हो क्या रहा है, जो हमने ऐश लिया है, ऐश मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया, मींस वाटर में डिसॉल्व कर दिया। देखो यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है। एंड फाइनली आफ्टर डिसॉल्विंग वी आर गेटिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बेसिक सोल्यूशन बनेगा, जो एक्वा सोल्यूशन बनेगा वो बेसिक बनेगा, बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ बेस। एंड इफ वी आर डिसॉल्विंग, इफ वी आर डिपिंग द लिटमस पेपर, कौन सा वाला लिटमस पेपर अब यूज करेंगे बताइए। बेस के लिए आपने पढ़ा था रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर। सो हमें पता है कि रेड लिटमस पेपर विल टर्न इनटू ब्लू इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो बच्चों जब हम रेड लिटमस पेपर को बेस में यानी इस एक्वस सॉल्यूशन में, जो कि हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसके अंदर डिप करेंगे तो वी वुड बी गेटिंग ब्लू कलर। तो रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। सो बच्चों अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ, किस टाइप की इक्वेशन हुई, किस टाइप का चेंज हुआ। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर देखिए नया सब्सटेंस जो हमें मिल रहा है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज अ न्यू सब्सटेंस और हमें ये बर्निंग की मदद से मिल रहा है, ठीक है, जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कोई भी चीज जब हम जला देते हैं तो वो रिवर्स थोड़ी हो जाएगी। तो ये हुआ इरिवर्सिबल एंड न्यू सब्सटेंस वी आर गेटिंग। सो इट मींस दैट जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है इट इज अ केमिकल चेंज। ओके, इट इज अ केमिकल चेंज। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली हमने किया है। ओके, सपोज ये हमने कोई मैग्नीशियम रिबन लिया था, ठीक है, और हमने उसको फ्लेम पर रख दिया। सपोज दिस इज योर कैंडल
कैंडल की मदद से हमने उसको फ्लेम किया। ओके, ध्यान से देखेंगे आप लोग। एंड दिस इज मैग्नीशियम। अब देखो, जब मैग्नीशियम को हम जब बर्न करते हैं तो जब यहाँ पे इसकी बर्निंग होगी तो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये जो मैग्नीशियम है यहाँ पर बहुत वाइट फ्लेम के साथ यहाँ पर बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वाइट फ्लेम यहाँ पर इसमें दिखेगी। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें क्या होगा, यहाँ पर नीचे हमें अगर हम कलेक्ट करना चाहते हैं तो पेट्री प्लेट में वाइट कलर का पाउडर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वाइट पाउडर मैं यहाँ पे इसको ऐसे शो करती हूँ। सो वाइट पाउडर वी वुड बी गेटिंग। नाउ दिस वाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो कि यहाँ पर है ऐश, राख जिसको बोलते हैं। तो दिस इज पाउडरी ऐश। नाउ अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमें चेक करना है कि वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक 2 टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर। यू नो कि 2 टाइप के लिटमस पेपर आपके कौन से होते हैं, रेड एंड ब्लू। तो सपोज ये लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स हो गई। वन ऑफ दिस स्ट्रिप इज रेड एंड अनदर वन इज ब्लू। ठीक है, सो दिस इज ब्लू लिटमस पेपर, आपको दिखाया था मैंने लैब में, ब्लू लिटमस पेपर, एंड दिस इज रेड लिटमस पेपर। नाउ ये हमने ले लिया है। इसके साथ साथ हमें क्या करना है बच्चों, ये जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसमें हमें ऊपर से थोड़ा सा वाटर ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैं बना देती हूँ वाटर ऐड करने का सेटअप। ठीक है, सपोज ये वाटर है, इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। सो वाटर इज एडिंग इनसाइड इट, राइट। सो अब मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो हमें मिलेगा दैट इज क्या मिलेगा, देखो हमने क्या ऐड किया, यहाँ पे वाटर हो गया जिसको हम H2O फॉर्मूला लिखते हैं, जिसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया MgO। दोनों जब कंबाइन हो रहे हैं तो हमें मिल जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला है MgOH2। ठीक है, अब हमें इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हमें अब इसको सॉल्यूशन के रूप में दिखाना पड़ेगा। तो चलो मैं एक और यहाँ पर ड्राइंग ले लेती हूँ जिसमें हमें ये सॉल्यूशन के रूप में नज़र आएगा। हियर तो सपोज यहाँ पे इसके साथ साथ ये वाटर भी प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अंदर ये मिक्स हो गया एंड दिस इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और इसी को हम एक्वा सॉल्यूशन कह रहे हैं जो बुक में लिखा हुआ है। एक्वा सॉल्यूशन वो होते हैं बच्चों जो पानी में घुल के बनते हैं। एक्वस पानी में घुले हुए सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आप चीनी को पानी में मिलाओ या सॉल्ट को पानी में मिलाओ तो उन्हें हम कहेंगे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर। ठीक है, तो ऐसे ही एक्वा सॉल्यूशन मतलब जो पानी में घुल के जो बनते हैं। अब बच्चों ये हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन मिल चुका है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड टू टेस्ट बोथ द लिटमस पेपर
विद दिस सोल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर हम डिप करके चेक करेंगे तो क्या होगा बच्चों, एनी आइडिया? रिकॉल करिए। तो देखो, सबसे पहले जब मैं अगर इसको ब्लू लिटमस पेपर को डिप कर रही हूँ तब क्या होगा, आप बताइए मुझे सोच के। और फिर मुझे किसको डिप करना है, रेड को, वो भी आप मुझे सोच के बताएंगे क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या कलर चेंज होगा या नहीं होगा। सोचो, एसिड बेस सॉल्ट आपने पढ़ लिया है। चलिए, यस, सोचो बच्चों क्या होगा इस वाले केस में। तो बच्चों, जो ये आपका रेड लिटमस पेपर है, इट विल टर्न्स इनटू ब्लू। ठीक है, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये कब होता है, और इस वाले केस में क्या हुआ, रेड ब्लू लिटमस वाले में, तो नो कलर चेंज इन दिस केस। बट यहाँ पे जो रेड लिटमस पेपर है, इसमें क्या हुआ, रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो यहाँ पे चेंज आपने देखा है, दिस इज ड्यू टू द एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, एक्टिविटी में जिसमें हमें दो टाइप के सॉल्यूशन लेने हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू विट्रॉल, नीला ठोडा इसको कहते हैं। एंड दूसरा हमें लेना है, और इसके अंदर बच्चों हमने क्या ले लिया, इसको ग्लास में ले लिया, एक ग्लास बीकर। ठीक है, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। इसमें हमने थोड़ा सा एसिड भी मिला दिया है। कौन सा एसिड मिला है, सल्फ्यूरिक एसिड। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। तो जब हमने कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब मिलाया तो हमें जो मिल गया, ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल गया। दिस इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसको रख दीजिए एक साइड में। नाउ एक नेल लीजिए, ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड शेविंग ब्लेड। हमने वो लिया ब्लेड जो होता है जिससे शेव करते हैं, या आयरन नेल जो होती है, कील, उसको भी ले सकते हैं। और उसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया। देखिए यहाँ पे इसके अंदर हमने सपोज वो नेल या फिर जो यूज्ड ब्लेड होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसको डाल दिया। थोड़े टाइम के लिए हमें रुकना है, एट अबाउट हाफ एन आवर या उससे भी ज़्यादा। तो क्या होगा, द कलर ऑफ द सोल्यूशन विल चेंज। जो अभी हमें कॉपर सल्फेट का कलर दिख रहा है ब्लू, इट विल चेंज इनटू ग्रीन कलर। एंड वो जो ब्लेड आपको दिख रहा है, जब हम उसे बाहर निकालेंगे तो बच्चों अब उसके ऊपर यहाँ पे देखिए वो आपको ब्राउन कलर का नजर आएगा, या जो हमने पहले कील डाली थी आयरन नेल, वो भी हमें ब्राउन कोटिंग के साथ नजर आएगी। तो यहाँ पे ये हुआ क्या, तो बच्चों ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें जब हमने कोई भी आयरन की चीज डाली तो देखो ये ब्लेड और कील किसकी होंगी, आयरन की। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख लेती हूँ देखो साथ के साथ, ताकि आपको समझ आएगा। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसके अंदर हमने आयरन डाल दिया है। सो व्हाट इज हैपनिंग, दिस आयरन इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन द कॉपर। तो ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा बच्चों। डिस्प्लेस मतलब कि ये इसकी जगह पे आ जाएगा और कॉपर को निकाल देगा बाहर। ठीक है, तो आयरन धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में मिक्स हो रहा है, देखिए निकल के। और जो इस सॉल्यूशन में से कॉपर आ रहा है वो इस आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है धीरे धीरे। तो बच्चों ये जब कॉपर निकल गया तो वो इसी के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन सल्फेट जो कि इस सॉल्यूशन के अंदर आयरन निकल के बन चुका है, ये ग्रीन कलर का। और देखो जो ब्लेड था, अब उसके ऊपर जो ब्राउन कोटिंग आई है,
दैट इज कॉपर। तो कॉपर लेयर किसके ऊपर बन गई? कॉपर लेयर ऑन ब्लेड। मैं फिर से बता देती हूँ, हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया जो नीले कलर का था, उसमें हमने कोई भी आयरन की चीज़ जब डाली तो आयरन क्योंकि स्ट्रॉन्ग है कॉपर से, तो उसने उस कॉपर की जगह पर खुद चला गया। तो आयरन देखो यहाँ से कील में से निकल के इस पानी के अंदर गया, इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। और जो कॉपर सल्फेट जब यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा था, जैसे ये कॉपर था तो ये हट रहा है अब यहाँ से, वो कहाँ पे गया? वो इस नेल के ऊपर ही अटैच हो गया। तो आयरन सल्फेट तो सोल्यूशन के फॉर्म में हमें मिल गया बाहर, और जो कॉपर है वो उसी ब्लेड के ऊपर कोटिंग के या लेयर के रूप में हमें मिल गया। सो बच्चों, अब ये जो प्रोसेस है, दिस टाइप ऑफ चेंज, व्हाट इज दिस? दिस इज फिजिकल चेंज, सॉरी दिस इज केमिकल चेंज। ओके, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। और रिएक्शन कैसा है देखो, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पे भी रिएक्शन देख सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो ब्लू कलर का है, पहले आयरन सल्फेट सोल्यूशन, आयरन जब उसके अंदर मिक्स हुआ तो आयरन सल्फेट सोल्यूशन मिल गया जो ग्रीन कलर का है बाहर, और कॉपर डिपॉजिट हो गया आयरन के ऊपर। ओके बच्चों, तो ये क्या हमने देखा कि यहाँ पर हमें नया सब्सटेंस मिला। नया सब्सटेंस क्या है? आयरन सल्फेट। ठीक है, और ब्राउन कलर का कॉपर भी मिला। दो नए आयरन, दो हमें जो है न्यू सब्सटेंस मिल गए। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, अनदर न्यू सब्सटेंस इज आयरन सल्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से इट्स अ केमिकल चेंज। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको क्या बताया है, टेक अबाउट टीस्पून फुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। हमें बेकिंग सोडा उस विनेगर के अंदर मिलाना है। यू वुड हियर अ हिजिंग साउंड, एकदम से रिएक्शन होगा, बबल्स निकलेंगे गैस के। ठीक है, पास दिस गैस थ्रू अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5। तो व्हाट हैपन टू द लाइम वाटर? तो देखिए फिक, पहले तो हम यहाँ पे आ गए फिगर पर। हमने क्या लिया है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ले लिया विनेगर। विनेगर यू नो दिस इज एसिड। बेकिंग सोडा यू नो बेकिंग सोडा इज अ बेस। When both combine, there will be formation of salt and water. You have already read this in chapter 5, acid, base and salts. एसिड और बेस जब यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे सॉल्ट तो फॉर्म हो ही रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर एक गैस भी लिबरेट हो रही है जिसका नाम है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि गैस है तो देखो बहुत जल्दी से वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, एंड इस डिलीवरी ट्यूब से हमने इसको दूसरे सोल्यूशन में पास किया। नाउ दिस इज लाइम वाटर। लाइम वाटर बच्चों दिखने में ये पहले पानी जैसा दिख रहा है हमें, लेकिन जैसे ही इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होने लगेगी तो इट विल टर्न्स इनटू वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट या फिर एक मिल्की वाइट इसका कलर हो जाएगा, मिल्की वाइट। पहले ये पानी जैसा हमें ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है और बाद में ये मिल्की वाइट हो जाएगा। तो CO2 गैस जब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो मिल्की वाइट कलर हो जाता है, और मिल्की वाइट कलर जो फॉर्म होता है इट इज ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन क्या हो रहा है, एसिड और बेस ने रिएक्शन किया, CO2 प्रोड्यूस हुई, एंड कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ जब मिक्स हो रहा है तो what we are getting, calcium carbonate and water. ओके, तो ये तो हमें इस वाली टेस्ट ट्यूब का रिएक्शन मिल गया। इस वाले टेस्ट ट्यूब में क्या रिएक्शन है, ये तो सिंपल एसिड बेस का रिएक्शन है। देखो एसिड प्लस बेस, when it combines they are forming salt plus water। बट यहाँ पे क्योंकि देखो ये जो कुछ इस प्रकार के एसिड और बेस है जिसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपली हम इसको और अच्छे से लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे बताती हूँ। देखो बच्चों, तो जब हमने विनेगर प्लस बेकिंग सोडा को मिक्स करेंगे
तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यू कैन से प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये हमारे कौन से टेस्ट ट्यूब में हो रहा है रिएक्शन? सपोज टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन टेस्ट ट्यूब बी? टेस्ट ट्यूब बी में देखिए क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आई उसको ही तो हमने पास करा दिया था ना डिलीवरी ट्यूब से। नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कंबाइनिंग विद लाइम वाटर, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे सिंबल्स के फॉर्म में लिख देते हैं। तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल होता है CO2, लाइम वाटर का सिंबल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। So it gives calcium carbonate CaCO3 प्लस वाटर, तो वाटर का होता है H2O। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका रिएक्शन हो गया। ठीक है ना, तो ये टेस्ट ट्यूब ए के अंदर रिएक्शन हो रहा है, हमने देखा दिस इज रिएक्शन हैपनिंग इन टेस्ट ट्यूब ए एंड दिस इज इन टेस्ट ट्यूब बी। तो बच्चों जो हमें मिल्की वाइट कलर का जो दिख रहा है वो है ये मिल्की वाइट, वो कैल्शियम कार्बोनेट है जिसकी वजह से हमें मिल्की वाइट दिख रहा है। ओके, सो देखिए यहाँ पे ये हुआ, तो सपोज दिस इज टेस्ट ट्यूब ए एंड दिस इज टेस्ट ट्यूब बी। तो बच्चों ये जो रिएक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, ये देखो ये टेस्ट ट्यूब ए का दिखाया हुआ है यहाँ पे। बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ये आप याद कर लेना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड विनेगर को एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो ये दो तरीके के रिएक्शंस हो रहे हैं, और देखो जो इसमें चीजें बन गई हैं वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं एक्चुअली। तो ये किस टाइप के चेंजेस हुए? ये केमिकल चेंजेस हुए। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा था इसमें हमने ये देखा कि विनेगर और बेकिंग सोडा ने जब रिएक्ट किया तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने पास किया लाइम वाटर से तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ, जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो गया। नाउ द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कभी भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए चेक करना हो कि वेदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट और नॉट, तो हमें लाइम वाटर का यूज करना पड़ता है। अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। अगर लाइम वाटर मिल्की नहीं होता है तो हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट नहीं है। सो you will use this in chapter 10, you will use this knowledge in chapter 10 to show that air we breathe out is rich in carbon dioxide। तो जब हम एयर वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर हम एक बार चेक करेंगे कि जो हम ब्रीदिंग के, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, जब हम ब्रीदिंग आउट करते हैं, ठीक है, उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है अगर, तो वो मिल्की वाटर को, सॉरी लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हम देखेंगे बाद में। नाउ देखिए हमने जितने भी ये एक्टिविटीज़ पढ़े 6.6 एंड 6.8, इन सभी में एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। और एक्टिविटी 6.6 में हमने ये देखा कि जो ऐश है दिस इज अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है, जो कि मैग्नीशियम की बर्निंग के बाद बना था। एक्टिविटी 6.7 में हमने देखा कि कॉपर सल्फेट को जब हमने आयरन के साथ मिक्स किया था तो दो नए सब्सटेंस बन रहे थे, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। इन दोनों ही एक्टिविटीज में न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं, जैसे कि कॉपर वाज डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑन आयरन ऑफ आयरन। 6.8 वाली एक्टिविटी जो जस्ट हमने पढ़ी है अभी विनेगर एंड बेकिंग सोडा में, उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हुए देखे। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने लाइम वाटर में ऐड किया तो लाइम वाटर मिल्की हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक बात समझ आ गई कि न्यू सब्सटेंसेस जब बन जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं या इस टाइप के जो चेंजेस होते हैं, दीज आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। ऑल दीज आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। ओके, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो
विनेगर और बेकिंग सोडा का जो रिएक्शन है उसमें कौन से न्यू सब्सटेंसेस बने हैं, सारे उनके नाम लिखिए। तो आई होप आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से आपके न्यू सब्सटेंसेस बने हैं। ओके, तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए केमिकल चेंज की आपको एक डेफिनेशन दी गई है। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। ऐसे चेंजेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस अगर बनते हैं तो उनको हम केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। इन्हीं को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, जैसे कि ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल जितने भी कह रहे हैं नई जो चीज़ें बनती हैं वो केमिकल चेंजेस की वजह से बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेटल को निकालना है, कहाँ से निकालेंगे? ज़मीन से निकलता है, सॉइल से निकलता है, ठीक है। तो उसको जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो अपने ओर के फॉर्म में होता है, ठीक है। ओर में से निकाला जाता है। ओर आप ऐसा समझ लो, हर एक मेटल का अपना अपना ओर होता है, ठीक है, जहाँ से वो निकाला जाता है। सच एज आयरन फ्रॉम आयरन ओर, जैसे आयरन मेटल है तो जब हम इसे निकालेंगे तो इसका हमें आयरन ओर ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन में है, कौन से स्टेट में ज़्यादा है आयरन ओर, तो वहाँ पे डिगिंग करके हमें आयरन ओर निकालना पड़ेगा, फिर रिएक्शंस करने पड़ेंगे और फिर हमें प्योर फॉर्म में आयरन मिल जाता है, ठीक है। तो इस काम को करने में हमें बहुत सारे सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंजेस करने पड़ते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो और भी आप चीज़ें देखेंगे जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे मेडिसिन। तो मेडिसिन जो हम खाते हैं वो बहुत सारे जब रिएक्शंस होते हैं उसका फाइनल जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, समझ लो वो मेडिसिन है। जब हम मेडिसिन बना रहे हैं तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे से स्टेप वाइज केमिकल रिएक्शंस होते हैं और फाइनली हमें फिर मेडिसिन मिल जाता है। जैसे कि देखो अभी आपने देखा, अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, सपोज यहाँ पे आइए दोबारा से, हमें सपोज कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, तो सबसे पहले हमें विनेगर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट बनाया, फिर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा लाइम वाटर में पास किया, तब जाके बना ना। तो हमने दो रिएक्शन में देखा कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला है, ठीक है ना। लेकिन ये तो हो सकता है कि आपको कभी कभी डायरेक्टली आप यूज़ कर लो, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एक रिएक्शन से जो चीज़ बनती है वो दूसरे रिएक्शन में यूज्ड होती है, ठीक है। उन्हीं को हम सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके, बाकी आप बड़ी क्लासेस में और इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो यूज़फुल न्यू मटेरियल से, जैसे कि प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, ये सब भी हमारे केमिकल रिएक्शन से ही बनते हैं। Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes. So what we have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. In addition to the new products, the following may accompany a chemical change. अब हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो बच्चों अगर किसी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है, रिएक्शन हो रहा है और कोई बीकर या टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है या हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दैट चेंज इज अ केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अगर लाइट प्रोड्यूस हो रही है, जैसे आपने मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया था तो बहुत सारी लाइट प्रोड्यूस हो रही थी, डिजलिंग वाइट फ्लेम, या फिर कोई रेडिएशन निकल रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कोई साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, कोई स्मेल आ रही है, ठीक है, ये स्मेल थी पहले और फिर वो बाद में चली गई, ठीक है, या कोई कलर चेंज हो रहा है। आपने देखा था लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर अगर कलर चेंज कर रहा है तो मतलब वो भी कैसा हो गया, एक तरीके से केमिकल चेंज हुआ है। अ गैस में बी फॉर्म्ड, कोई गैस फॉर्म हो रही है, तो ये सारे हमारे इंडिकेशंस हैं, दीज ऑल आर इंडिकेशंस। ये हमें ये बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। Now you saw that burning of magnesium ribbon is a chemical change. Burning of coal, wood, leaves is also a chemical change. Burning of any substance, किसी भी चीज़ को आप बर्न करिए वो केमिकल चेंज ही होता है।
बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो देखो बर्निंग को आप याद कर लो, अगर किसी भी चीज़ की बर्निंग अगर आपको बताई जा रही है तो मतलब वो केमिकल चेंज होगा, और बर्निंग में हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है। अब देखिए जैसे आपने देखा होगा दिवाली में कभी आप फायरवर्क या फायर क्रैकर्स वगैरह यूज़ करते हैं, एक्सप्लोजन होता है, आवाज़ होती है, हीट लाइट साउंड सब कुछ फॉर्म होता है उसमें, और कुछ गैसेस भी प्रोड्यूस होती है जो पॉल्यूशन भी क्रिएट करती है और हमें स्मेल भी आती है उनकी, लगता है कि यहाँ पे कभी आपने कोई क्रैकर जलाया है तो उसकी अलग से उस एरिया में स्मेल रह जाती है, तो वो अनप्लीजेंट गैसेस हैं। एंड दीज गैसेस पॉल्यूट आवर एनवायरनमेंट, पॉल्यूट आवर एटमॉस्फेयर। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें नहीं जलाने चाहिए क्रैकर्स, या हमें नहीं खेलना चाहिए कभी ऐसे फायरवर्क के साथ। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, केमिकल चेंज है। कभी खाना खराब हो जाता है तो देखो उसमें अलग सी स्मेल आने लगती है, फॉल स्मेल, तो हम उसको भी केमिकल चेंज बताएंगे, क्योंकि वो वापस से दोबारा अच्छा खाना तो नहीं बन पाएगा। सो यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर अ ब्राउन कलर। अगर आप कभी एप्पल को काट के रख देते हैं तो उसमें ब्राउन कलर दिखता है थोड़े टाइम बाद, कभी आलू में भी देखते हो आप। ठीक है, तो इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड, इफ़ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली, जैसे हमने काटा और थोड़े टाइम छोड़ दिया और नहीं खाया एकदम से, तो उसमें ब्राउन कलर दिखने लगेगा। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, तो आप तुरंत जाएं, एक स्लाइस काट दें और रख दें उसको थोड़े टाइम के लिए, एप्पल की स्लाइस को काट के रख दें। फिर यही एक्टिविटी आपको पटाटो के साथ या ब्रिंजल के साथ करनी है। तो बच्चों ये हो क्या रहा है, द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो नया सब्सटेंस बन रहा है कुछ, तो यानी नया सब्सटेंस हमारा किस में बनता है, केमिकल चेंजेस में। तो ये यानी ये एप्पल के ऊपर ब्राउन कलर आ जाना, या फिर पटाटो के ऊपर ब्राउन कलर आ जाना, ऑल दीज आर केमिकल चेंजेस। नाउ इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद अ बेस। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसा हो गया, ऑफ कोर्स न्यूट्रलाइजेशन में हमने देखा है एसिड और बेस जब मिल जाते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो देखो नई चीज़ें तो मिल ही रही है ना, वाटर भी मिल गया, सॉल्ट भी नया आ गया, तो इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताई गई है, प्रोटेक्टिव शील्ड। प्रोटेक्टिव शील्ड क्या है, प्रोटेक्शन देती हुई कोई शील्ड है, शील्ड यानी लेयर जैसे लगा लो। तो हमारी जो ओजोन लेयर होती है बच्चों, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसका नाम है ओजोन लेयर। ये हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच इज कमिंग फ्रॉम सन। तो जो सन है उसमें से हीट लाइट के साथ साथ कुछ हार्मफुल रेडिएशन भी आते हैं अर्थ पर। तो अर्थ पर हम लोग उससे बचे रहें तो एटमॉस्फेयर में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। तो इसका काम क्या होता है बच्चों, ओजोन एब्जॉर्ब दिस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको तोड़ देती है, ब्रेक डाउन इनटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में तोड़ देती है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। तो ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है ओजोन से। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज। देखो जब ओजोन ने उस हार्मफुल रेडिएशन को लिया तो वो खुद को उसने अपने आप को ऑक्सीजन में तोड़ लिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जब बहुत सारी रेडिएशन आ रही होगी तो यानी बार बार ओजोन लेयर टूट रही है ऑक्सीजन में। ठीक है ना, और ऑक्सीजन और ओजोन लेयर डिफरेंट होती हैं, ये भी हम देख रहे हैं। तो ऑक्सीजन तो प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगी, है ना, हमें तो ओजोन ही चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, बट ओजोन बार बार टूट जाती है क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जैसे ही आएंगे वो उसको रोकेगी और खुद टूट जाएगी। तो बच्चों ये जो चलता रहता है ये प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन, इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ठीक है, नाउ इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन, अगर अब ओजोन बहुत ज़्यादा टूट गई अगर, और अगर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को नहीं रोक पा रही है तो इट वुड रीच द अर्थ सरफेस, और हमारी अर्थ तक ये रेडिएशंस आ जाएंगी एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, हम सबको हार्म पहुंचाएंगी क्योंकि इन रेडिएशन से हमें बचना है। बचा कौन रहा है, ओजोन लेयर। कैसे बचा रही है, जब जब ओजोन लेयर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है वो अपने आप को ऑक्सीजन में तोड़ लेती है, लेकिन उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए फटाफट से।
ठीक है, यानी न्यू ओजोन लेयर भी बननी चाहिए, ठीक है ना। तो वो तो चलो अलग प्रोसेस है, बट हमने देखा कि ओजोन लेयर हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है। तो ओजोन एक्ट्स एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। तो ओजोन हमारे लिए एक तरीके से एक नेचुरल शील्ड है जिसने हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाया हुआ है। ओके बच्चों, तो सारी बातें ये हैं कि ये भी एक केमिकल चेंज ही हो रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, जो कि हमें नहीं पता है, हम तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे पहेली और बुजू ने बोला कि हमने चैप्टर 1 में ये देखा है कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस अ केमिकल चेंज? क्या वो भी केमिकल चेंज है? और जो हम खाना जब हमारा डाइजेशन जब होता है, खाना जब डाइजेस्ट होता है, क्या वो भी केमिकल चेंज है? सोचिए। यस, सो फोटोसिंथेसिस एंड डाइजेशन बोथ आर केमिकल चेंज। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग आपको पता ही है, जो जंग लग जाता है, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा ही था, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हमने एक एक्टिविटी में समझा था। तो रस्टिंग में बच्चों क्या होता है, जो भी आयरन की चीज़ें हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट जब करती हैं, ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है, और वाटर भी मिल रहा है उसको, एयर में ही वाटर वेपर्स हो जाते हैं, वाटर वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आयरन ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है इनटू आयरन ऑक्साइड। इस आयरन ऑक्साइड को ही हम बोलते हैं रस्ट, जंग, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा, कोई भी आयरन आर्टिकल है जो पड़ा है बाहर, तो वो धीरे धीरे अपने आप वो डिस्ट्रॉय होता रहता है, जैसे कि ब्रिजेस हो गए, शिप्स, कार, ट्रक, ठीक है, ट्रक बॉडीज एंड मेनी अदर आर्टिकल। कोई गेट, दरवाज़ा आपने देखा हो आपकी बाहर की साइड हो, तो वो जंग लग लग के नीचे नीचे से या साइड से कहीं से भी गलना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। और जो उसमें ब्राउन कलर की लेयर बनती है, दैट इज आयरन ऑक्साइड, ठीक है। वो लोहे और ऑक्सीजन और वाटर के रिएक्शन के बाद बनती है। उस आयरन ऑक्साइड को ही हम रस्ट कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ फॉर रस्टिंग हमें दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। ये दोनों ही एसेंशियल है, तभी जाके रस्टिंग होगी, अदरवाइज नॉट। सो इन फैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई, बहुत ज़्यादा मतलब एयर के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, विच मीन्स दैट इट इज़ हैविंग मोर ह्यूमिड कंडीशन, एयर इज मोर ह्यूमिड, तो उस केस में रस्टिंग और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी जब नमी वाला मौसम होता है, ठीक है, तो उस टाइम पर लोहे की चीज़ें अगर बाहर पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी से रस्टिंग करना स्टार्ट करेंगी। सो दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन प्रिवेंट आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग। तो बच्चों हम आपने देखा भी होगा घर में सभी प्रिवेंट करने के लिए लोहे की चीज़ों को, हम उसको उसका कांटेक्ट हमें बेसिकली तोड़ना है ऑक्सीजन और वाटर से या दोनों से। तो जब कांटेक्ट टूट जाएगा, यानी आयरन को हमें ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन होने ही नहीं देना, तो वो कैसे करेंगे, हम उसको सिंपली पेंट कर सकते हैं, सिंपली पेंट कर सकते हैं, ग्रीस के थ्रू पेंट कर सकते हैं, लेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है, या कोई और उसके ऊपर डिपोजिशन कर सकते हैं किसी दूसरे मेटल का लेयर का, जैसे क्रोमियम, जिंक ऑन आयरन। जैसे कि कोई भी आयरन की चीज़ है, ठीक है, उसके ऊपर ऊपर हमने जिंक लेयर लगा दी, तो भी वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, है वो खुद आयरन का, लेकिन उसके ऊपर जिंक लेयर लगा दी, या फिर हमने क्रोमियम लेयर लगा दी, तो ये सब हमारा प्रोटेक्शन का काम करेंगी ये लेयरिंग, ठीक है ना। तो आयरन प्रोटेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज एक सिंपल तरीका तो आप करते ही हैं, सभी करते हैं, पेंट कर लो, तो एक टाइम तक पेंट भी प्रोटेक्शन दे देगा, फिर दोबारा पेंट कर लेते हैं फिर कुछ टाइम बाद। सो बच्चों ये जो प्रोसेस है जिसमें हम एक दूसरे मेटल की लेयर, जैसे कि जिंक या क्रोमियम की, बेसिकली यहाँ पे हम जिंक की बात करेंगे, आयरन के ऊपर अगर हम चढ़ाते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये नाम याद कर लेंगे आप, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। The iron pipes we use in our home to carry water are galvanized to prevent rusting.
अब देखो घर के अंदर जो आयरन पाइप्स वगैरह लगे होते हैं अंदर ही अंदर है, अब वो तो गलना स्टार्ट कर लेंगे, तो फिर थोड़ी हम पूरा तोड़ के उस पाइप को निकालना स्टार्ट करेंगे बार बार। तो इट्स बेटर कि हम गैल्वेनाइज्ड पाइप यूज़ करें जो जंग लगे ही नहीं उनमें। ठीक है, तो जो भी पाइप्स होते हैं उनके ऊपर जिंक की लेयर लगी होनी चाहिए ताकि हम उसको फिट कर दे तो उसके ऊपर रस्टिंग ना हो। ठीक है बच्चों, आप देखिए यहाँ पे क्या है, यू नो दैट शिप्स आर मेड अप ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। उसका कुछ पार्ट पानी के अंदर रहता है, एंड ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। मोरओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स। और आप ये भी जानते हैं कि जो समुद्र का पानी होता है उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, तो यानी वो सॉल्टी वाटर होता है। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। तो जो शिप वगैरह, बेसिकली हमें ये बताना चाह रहे हैं कि शिप भी आयरन से मिलके बने होते हैं और वो आधे पानी में डूबे होते हैं, और जिस पानी में वो डूबे हुए होते हैं वो सॉल्टी वाटर होता है, और सॉल्टी वाटर में जो सॉल्ट है वो जंग को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है, जंग लगने के प्रोसेस को। Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. ठीक है, उसको हम पेंट भी कर दें तो भी वो बहुत जल्दी जल्दी जंग लेता है क्योंकि सॉल्टी वाटर उसको डैमेज ज़्यादा फास्ट कर रहा है, ज़्यादा जल्दी उसकी रस्टिंग हो रही है। तो सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। तो जो पार्ट जंग खा जाता है हर साल हमें उस पार्ट को रिप्लेस करना पड़ता है। अब उसमें खर्चा भी बहुत आ जाता है, मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड। तो बच्चों ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। ठीक है, तो इसका ऑल्टरनेट क्या है कि हम स्टेनलेस स्टील का यूज़ करें। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयरन विद कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम निकल मैग्नीज। इट डज नॉट रस्ट। तो स्टील को बनाने के लिए हमें आयरन, कार्बन और कुछ मेटल्स जैसे कि क्रोमियम, निकल और मैग्नीज, इनका प्रयोग जब हम करेंगे, इनके साथ मिक्स करके जब हम जो बनाते हैं उसे स्टील कहते हैं, स्टेनलेस स्टील। और फिर ये जंग भी नहीं खाता, तो इट डज नॉट रस्ट। अब देखो जो आपका लास्ट टॉपिक है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन नाम से आप समझ रहे हैं थोड़ा सा, क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाया था ना, तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय एवापोरेशन ऑफ सी वाटर। आपने ये क्लास 6 में पढ़ा हुआ है कि सी वाटर में से हम सॉल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज नॉट प्योर, वो प्योर नहीं होता। इट्स क्रिस्टल आर स्मॉल। ठीक है, प्योर नहीं होता, उसके क्रिस्टल भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। द शेप ऑफ द क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सोल्यूशन। तो हम बड़े बड़े लार्ज क्रिस्टल बना सकते हैं। ठीक है, प्योर क्रिस्टल बना सकते हैं किस प्रोसेस से, क्रिस्टलाइजेशन से। सिंपल ये कहने की बात है कि हमने अगर सपोज सी वाटर है उसमें हमने इवापोरेशन करवाया, जो कि आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो उस सी वाटर में से हम इवापोरेशन की मदद से सॉल्ट निकाल सकते थे। ठीक है, हम सॉल्ट निकाल सकते हैं, बट जो यहाँ पे वो जो बनते हैं उसके जो पार्टिकल्स या क्रिस्टल्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स, बहुत छोटे क्रिस्टल होते हैं कि हमें दिख भी नहीं रहे इतने ध्यान से, और क्या होते हैं वो इम्प्योर होते हैं, उसमें गंदगी होती है। तो इसको प्योर फॉर्म में करने के लिए, प्योर सॉल्ट बनाने के लिए, दूसरा इसके लार्ज क्रिस्टल बनाने के लिए हमें एक स्टेप करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन इट इज़ अ फिजिकल चेंज, ये याद रखेंगे आप, ये है तो फिजिकल चेंज, ये केमिकल चेंज नहीं है। ओके, नाउ एक्टिविटी 6.9 में देखिए क्या बताया हमें। अब हमें थोड़ा सा कप में वाटर लेना है, कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर, कुछ ड्रॉप्स हमें सल्फ्यूरिक एसिड के डालने हैं। हीट द वाटर, देन व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग कॉपर सल्फेट पाउडर डालना है, स्टर करना है, अच्छे से मिक्स करना है, स्टरिंग मतलब मिक्सिंग। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। अच्छे से उसको डिजॉल्व करते रहना, और जब पानी में कॉपर सल्फेट पाउडर घुलना बंद हो जाए तब उसको रोक दो। फिर हमें फिल्टर करना है, सोल्यूशन को छान लेना है,
तो उसकी कुछ तो इम्प्योरिटीज छानने से ही निकल जाएंगी, फिल्टर करने से ही निकल जाएंगी। अलाउ इट टू कूल, और फिर उसे बर्तन में करके या बीकर में छोड़ दो उसे ठंडा होने के लिए। कुछ टाइम बाद जब वो अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हमें ये दिखेगा कि जो इम्प्योरिटीज है वो तो नीचे बैठ गई, और जो कॉपर सल्फेट है उसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन चुके हैं, और जो क्रिस्टल्स बने हैं वो एकदम प्योर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रिस्टलाइजेशन करके हम जो प्योर सब्सटेंसेस है वो भी फॉर्म कर सकते हैं। बट बच्चों याद रखना, क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, बस उसकी स्टेट चेंज हो गई। पहले वो लिक्विड में है, फिर वो सॉलिड हो गया, बस। ठीक है, अब ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं, ये आप लर्न करेंगे। सो वी हैव completed the entire chapter. If you will be having any doubt related to this part, you can tell me. Okay? Okay बच्चों, thank you.